चलिए, थैंक यू वेरी मच। वैसे और बता दूं, आज हमारी 51st क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। ओके, आई होप कि आपको क्लियर सब अच्छे से समझ आ रहा है। आइए बच्चों, तो आइए हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है पहले वो देखते हैं। इस चैप्टर में हमें बच्चे तीन चीजें करनी है। तीन चीजें क्या क्या है? पहली चीज, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी, मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन बच्चों अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज, एक बार सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। प्लीज सब बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए। यार क्या कर रहे हो, जल्दी करो वीडियोस ऑन। सेकंड हमें करना है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ। यार प्लीज ऐसे मत करिए, वीडियोस ऑन करिए सब। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, आज करेंगे इसके क्वेश्चंस। थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है इनकम फ्रॉम बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो ये तीन चीजें हमें आज करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, ये हम आपको ना, ये आपका एक थ्योरी टॉपिक है और ये मैं आपको आपके बुक में से रीड करवाऊंगा। जल्दी से आइए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो बच्चों इसके लिए हमें आपको अपने बुक्स पे आना है, पेज नंबर, जल्दी से आइए। हाँ जी, पेज नंबर 362 पे आइए। 362 पे आइए, बीकॉम ऑनर्स की बुक का। आप देखिएगा यहाँ पे समराइज डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है आपको, सेक्शन 21A। ये आपको पूरा मतलब पढ़ना है। देखिए एग्जैक्टली तो एज इट इज तो आप लिख भी नहीं सकते, याद भी नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होना चाहिए, तीन चीजें जो होती है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड तीसरा एनी इनकम फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग। तो ये तीन चीजें होती है जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आती है, और अगले 2 पेजेस तक इसकी ही वो दे रखा है, तो आपको इसको रीड करना है। और आपको तो ओपन बुक एग्जाम है, तो आपको ऐसे रटने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो हमारे को मेन करना है, जिसके प्रैक्टिकल है वो बहुत बार आए हुए हैं, वो है व्हाट इज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं अभी। आइए जल्दी से, ये अब ध्यान से करना, यहाँ पे स्टेप्स है, सब कुछ है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद
नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे करते हैं बच्चों, हमारा जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम होती है इंडिया में, वो पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट तरीके से हम टैक्स करते हैं। तो उसमें हमारे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, देखिए अब थोड़ा सा सीख रहे हैं हम आपके लिए। स्टेप 1 क्या है हमारा, पहले आप एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दीजिए और इस पे टैक्स निकाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हम ऐड कर लेंगे और इस पे टैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स। समझ आ रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है ना? कोई तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ तो अप्रिशिएट कर दो यार। देखो इतना हम आप करें, चलो देर हो गई, लास्ट क्लास में हो गया, लेकिन आ तो गया। सर आपको कैसा लग रहा है सर? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, बस अभी थोड़ा सा वो मतलब हैंड इतना फ्लुएंट नहीं हुआ, वैसे अपना अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत यूज करने में बहुत अच्छे से, मतलब वो हो रही है क्लास में। कौन सा सॉफ्टवेयर है सर ये? सॉफ्टवेयर नहीं है यार, ग्राफिक टैबलेट खरीदा है तुम्हारे लिए यार। अच्छा, क्या बात है वही सर। तो कह रहा हूँ मैं, इतना हम इतना कर रहे हैं, अब तुम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। तुम लोग बच्चे वीडियोस ही ऑफ करके बैठ गए। चलो ये कोई, इसके लिए पूरा एक नया टैबलेट खरीदना पड़ा सर? हाँ ये देख ये देख ये देख यार, ऐसी क्या बात कर दी तूने, ये टैबलेट है पूरा, ये देख। क्या बात है सर। चलो अब बस, अब वेबकैम भी ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो तुम्हारे लाइक तुम्हारी क्लासेस तक नहीं आएगा, बट आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में तो तुम आओगे, तब यूज हो जाएगा वो। ओके, तब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब हो गया 2.5 लाख, ठीक है, या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख, एज द केस में भी। अगर 60 ईयर्स से कम है तो 2.5 लाख, 60 ईयर्स से ज्यादा है, 80 से कम है तो 5 लाख, और सॉरी 3 लाख, 80 से ज्यादा है तो 5 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस उस अमाउंट को ऐड करके उस पर टैक्स निकालना है, टैक्स नॉर्मली अपना स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, उसको हमें स्टेप 3, जो टैक्स इसका आएगा, इसमें फर्स्ट में जो टैक्स आएगा उसमें से सेकंड के टैक्स को माइनस करना है। स्टेप 1 टैक्स माइनस स्टेप 2 टैक्स। सर स्टेप 2 एक बार दोबारा बताना, क्या बताया जैसे था? मान लो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 50,000 की, ठीक है, और आपकी एज है 60 ईयर से कम, तो 50,000 प्लस आपका मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है जो टैक्सेबल नहीं होता, 2.5 लाख। तो 50,000 प्लस 2.5 लाख, 3 लाख पे टैक्स निकालो। अच्छा, 3 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से? स्लैब रेट के हिसाब से, हाँ। ठीक है। ये हो गया, ये आ गया। अब स्टेप 4 क्या हुआ, सॉरी स्टेप 4 क्या हुआ कि अगर आपका, हाँ रिबेट, मतलब अगर आपकी 5 लाख से कम है इनकम तो रिबेट दो अंडर सेक्शन 87 है इफ पॉसिबल, और अगर नहीं है तो बस इस पे आप अपना सेस लगा दो। सर स्टेप 1 में हम मतलब किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? बताता हूँ, जैसे मैं देखो ना एग्जांपल से समझाता हूँ, रुक जाओ। हाँ। एक जैसे ये मान लो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है 50,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लो सैलरी है 5 लाख। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, सर नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो इनकम मतलब अदर सोर्सेज वाली जो भी हमारी सारी है। सारे हेड्स की जो है। हाँ, तो स्टेप अच्छा। 1 क्या हो गया, टैक्स निकालिए नॉर्मल तरीके से, किस पे, 50,000 प्लस 5 लाख पे, मतलब 5.5 लाख पे टैक्स निकालिए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, 50,000 प्लस, जैसे मान लो आपकी एज 60 ईयर से कम है तो इस पे टैक्स निकालो। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा,
इसका टैक्स माइनस इसका टैक्स, समझ में आया? यस सर। समझ में आया? और फिर रिबेट उसमें इसके बाद माइनस करेंगे। माइनस होगी अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है। अब इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख ही है या 5 लाख है, तो इस पर रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। सर हम रिबेट समझ आ रहा है? रिबेट का कैसे देखते हैं सर इसमें? अभी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल। सर नॉन नॉन एग्रीकल्चर या दोनों को ऐड करके? सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है? नॉन एग्रीकल्चर मतलब टोटल इनकम निकालना है ना, डिडक्शन के बाद जो आएगा। 5 हेड्स की इनकम, हाँ ठीक है। तो सर मतलब जैसे अगर हमारा ये दोनों टैक्स माइनस करने के बाद अमाउंट जैसे 20,000 आ गया, तो उसमें से हम फिर 12,500 माइनस कर देंगे रिबेट के। दोगे, हाँ। अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ये 2 केसेस में नहीं होगी। ये जो सिस्टम हमने किया है ये 2 केसेस में नहीं होएगा। वो 2 केसेस कौन से है? यार मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा भावुक हो रहा हूं। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम मतलब मैक्सिमम है 5,000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं है। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से तक है तो हम ये पार्शियल इंटीग्रेशन का ये जो भी हरकत है ये नहीं करेंगे। हम सीधा अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में नॉर्मल टैक्स लगा देंगे, एग्रीकल्चर इनकम को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया? अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो हम ये पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह की हरकतें नहीं करेंगे। हम अपना इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे सीधा, और नॉन एग्रीकल्चर में नॉर्मल तरीके से टैक्स निकाल देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? और दूसरा केस, अगर हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख तक है, एज द केस में भी 60 ईयर्स, 60 से ज्यादा 80 तक, 80 से ज्यादा। मान लो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम इस केस में होती, मान लो 2.5 लाख ही होती, तो हम ये कुछ नहीं करेंगे, आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बनती। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? कोई डाउट किसी के? सर फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम सीधा नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स निकाल देंगे। तो सर जैसे ये जो आपने एग्जांपल है, जैसे इसमें 50,000 है, हाँ, तो इसमें तो करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा ना, तभी तो मैंने एग्जांपल में 50,000 अच्छा दिया। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब पांचों हेड्स की इनकम को ऐड कर दीजिए नॉन एग्रीकल्चर, अगर वो 2.5 लाख डिडक्शंस के बाद 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जो भी आपके लिए मैक्सिमम अमाउंट है जो चार्जेबल नहीं है टैक्स के लिए, उतना तक है, तो आप उसमें उसको फिर आपका सारा एग्जेम्प्ट हो गया, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई, आप ये पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करोगे। So, जैसे अभी हमारे केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख की थी। सर 5 लाख थी, लेकिन मैंने बोला था ना लेस देन 60 ईयर्स है, मैंने ये भी तो बोला था। हाँ जी अंकित। यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ लेस देन 60 बोला था आपने। 80 ईयर्स का होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। यस सर। सर एक बार रिबेट बता दो, रिबेट समझ में नहीं आया। रिबेट नहीं समझ आया? जैसे मान लो आपने इस पे टैक्स निकाल लिया, थर्ड स्टेप में जो भी टैक्स आया आपका निकल गया, ठीक है? आपको देखना है नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर, या 5 लाख तक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल आप हो, तो आपको 12 जो टैक्स निकला है उस पर से मैक्सिमम 12,500 माइनस कर दो, और जो बचा उस पर सेस लगा दो। हाँ जी निमिष। तो मतलब कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम देखते ही नहीं है? नहीं, रिबेट के लिए नहीं देखोगे आप, रिबेट आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम में मिलेगी। ओके सर, ओके सर। ओके, समझ में आ गया? चलिए सर फर्स्ट ये है ना कि इफ एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5,000, अप टू 5,000, अप टू 5,000। ठीक। चलिए, अब बच्चों आप अपने अपना पहला पेज पे लिखा एग्रीकल्चर इनकम, उसके नीचे आपने 3 टॉपिक लिखे, नहीं लिखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये 3 टॉपिक लिख लीजिए एक बार। इसके ना बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे आज हम। यार बढ़िया चीज है वैसे, देखो सब चीजें अपने पास आ गई, ये लिख लो जल्दी से, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। या एक बार वीडियो ऑन कर दो यार, मेरे कहने से सब बच्चे, जब मैं कहूंगा तब कर देना, चलो अभी मत करो। आप लोगों की एक बढ़िया सी फोटो लूंगा यार। लिख लिया बच्चों? अब फर्स्ट पेज पे हेडिंग दी आपने। सर एक मिनट, सर एक मिनट। आराम।
सर थर्ड क्या, इनकम फ्रॉम बोथ? बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इतना क्लियर अभी लिखे नहीं जा रहा, फ्लुएंट नहीं है, लेकिन तब भी आप ऐसे मतलब पढ़ने में तो आ ही रहा होगा सारा। हाँ सर, बोर्ड पे भी तो ऐसे ही लिखते हो आप। और ऐसे मत बोल यार, बोर्ड पे थोड़ा तो अच्छा लिखता हूँ। ओहो, किसके महाराजा के घर में घंटी बज गई है। चलिए हो गया, आगे करूं? सर वैसे तो आपने कहा था कि टैक्सेबल होता नहीं, तो फिर यहाँ पे हम टैक्स क्यों लगा रहे हैं उसको? टैक्सेबल नहीं होता, अभी भी वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम उसको पार्शली इंटीग्रेट करते हैं। मतलब अब ये करते हैं, इसका भी मुझे भी लॉजिक नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन टैक्स आपका जो एग्रीकल्चर इनकम पे, उस पर आपका टैक्स अभी भी नहीं लग रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि उस पर अभी भी टैक्स नहीं लग रहा आपका। अच्छा, होगा सर कुछ। चलो सर चले मतलब आगे। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में तो याद नहीं आता ना वैसे। क्यों नहीं आता? अभी कराऊंगा ना फुल फ्लेजेड, मतलब हाँ फुल फ्लेजेड में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, अभी कराऊंगा आज। ठीक। अब सेकंड पेज पे आप लिखिए, एक मिनट सॉरी, आपने फर्स्ट चीज लिखी ना, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, लिख लो, मतलब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर इससे रीड करना है आपको। ठीक है, थर्ड पेज पे आप लिखो, मतलब सेकंड उसके नीचे लिखो पार्शियल इंटीग्रेशन। इसका ना स्टेप्स में लिखवाऊंगा, ये तो सही मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, आप बस हेडिंग दो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सर एक बार पिछले पेज पे तो जाओ सर। लो लो यार लो, आप अपने हाथ में है बेटा। इसमें बस ये सेक्शन का नाम लिखना है। हाँ सेक्शन मैंने लिख दिया कि आप बुक में से इस सेक्शन को रीड करेंगे और जितना याद कर सकते हो वो याद भी करेंगे। अच्छा, एक सेकंड। 3-4 पेज का है बेटा, ये इतना सा नहीं है ये। तो सर लिखना तो देख के ही होगा, अगर आया पेपर में तो। कोई सोचो कि अब तो ओपन बुक एग्जाम है, आप तो लिख ही लोगे। देखो पता भी नहीं चला वैसे, मतलब आप लोगों को तो पता नहीं कैसा लगा, लेकिन 51 क्लासेस, और ये तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो रेगुलर हुई है, जो इनकी अंकित वगैरह की 10-12 क्लासेस और हुई है वो तो हटाई दो। 51st क्लास है आज हमारी, 51 क्लासेस इन 2.5 मंथ्स। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी टच्ड कि आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग दिया, साथ दिया। बस अब भूलना मत, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप आ जाना, 2 सेमेस्टर और मैं पढ़ाता हूँ। थैंक यू आर्यन। नेक्स्ट सेमेस्टर कॉस्टिंग और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में एफएम, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। अब आप ये लिखो, अब उसके बाद मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा, इसके नीचे लिखो स्टेप्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। चलो अब लिखो स्टेप 1। add agriculture income and non-agriculture income, add agriculture income and non-agriculture income, and calculate tax on the aggregate, and calculate tax on the aggregate as if such aggregate income is the total income, as if such aggregate income is the total income, सर एक बार एग्रीगेट के बाद बताना। as if such aggregate income is the total। सर ये चीज आप इसी चीज को ये जो आपने पेज खोल रखा है सामने, इसी का वो लिख रहे हो हाँ सर, यही डिटेल? जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना, बस एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, तो इसको थोड़ा सा मैं वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ आपको। और स्टेप सर इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो जिस टैक्स मतलब जिस स्लैब में जाएगा उसके हिसाब से लेंगे ना सर? हाँ, जैसे मान लो एलटीसीजी है वो 20% पे, एसटीसीजी 10% पे, और जो नॉर्मल इनकम बच गई आपकी वो सब अपने स्लैब रेट के हिसाब से। अच्छा ठीक, मतलब इसको अलग करना पड़ेगा हमें या? अलग किसको? अभी नहीं, करते हैं, जैसे अभी रुक जा, अभी जंप मत कर, अभी 3-4 क्वेश्चन करके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक। सेकंड स्टेप लिखो, ऐड एग्रीकल्चर इनकम टू द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट available
in the case of SSC, and compute tax on such amount, as if it is the total income. स्टेप 3 पे आइए। Deduct the amount of income tax as computed under step 2 from the tax computed under step 1. Step 4. Claim the rebate under section 87A. Claim the rebate under section 87A if possible, if applicable. Last step, add surcharge if applicable plus health and education cess at 4%, plus health and education cess at 4%. सर हाँ जी, सरचार्ज का सरचार्ज का क्या बताना? क्राइटेरिया क्राइटेरिया से बताया था ना, 50 लाख से 10 लाख तक, सॉरी 1 करोड़ तक इनकम होती है तो आपको 10% का सरचार्ज लगता है। वो तो समझ में आ गया, मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम में कुछ और रहेगा क्या, इसमें कैसे देखेंगे? नहीं, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, चलिए अब ना इसके नीचे नोट 1 लिखिए। No partial integration will be done. No partial integration will be done if the agriculture income does not exceed 5,000 rupees. Second point लिखिए, no partial integration will be done if the non-agriculture income does not exceed the maximum amount of income exempted from tax. चलिए बच्चों, पेज नंबर 366 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12.1। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एज 50, तो एज 50 हो गई, ठीक है, इज एज कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर इज 5,20,000। 50 इयर्स है, 5,20,000 है, तो पहले सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। ही डिपॉजिट्स 20,000 इन पीपीएफ, वो माइनस कर देंगे। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय एस अज्यूमिंग दैट ही हैज एग्रीकल्चर इनकम, पहले केस में निल, सेकंड में 5,000 एंड थर्ड में 3.5 लाख। देखो पहले केस में निल है तो हम पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम सीधा 5 लाख पे टैक्स निकाल लेंगे। चलो कराता हूं मैं, आप भी मेरे साथ करिए। तो केस 1, नो पार्शियल इंटीग्रेशन विल बी डन
जिसको भी समझ में आए पूछ लेना। एज एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज। ये फर्स्ट केस एंड सेकंड भी है, तो हम सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल लेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम 5,20,000 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C PPF 20,000 टैक्सेबल इनकम 5 लाख। 5 लाख पे टैक्स निकाल लीजिए। टैक्स सॉरी यहाँ पे तो जो भी टैक्स निकलेगा उसकी एग्जेम्पशन ही मिल जाएगी। चलो निकाल लेते 5 लाख पे टैक्स कितना निकलेगा, 12,500 ही निकलेगा। ये हमारा आ गया नील। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कहते हैं सी पार्ट इसका जो है। देखो इस पे क्या कह रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3.5 लाख है, तो स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप 1 3.5 लाख प्लस 5 लाख। तो कितना आ जाएगा 8.8 8.5 लाख पे टैक्स कितना आ जाएगा? 8.5 लाख पे आपका टैक्स आ जाएगा 82,500। चलो अब हम थोड़ा सर इस पे कलर मतलब 8.5 लाख पे तो नॉर्मल जैसे वही निकाल स्लैब लेना रेट, 2.5। क्योंकि इस पे कोई भी हमारा LTCG या वो नहीं था। हाँ मतलब जैसे पहले मतलब 2.5 से 5 पे हाँ हाँ 12,500 बिल्कुल और वही बाकी करके है। देख, तू करके देख। तो 3.5 तो ये तो एग्रीकल्चर हो गई। अब हाँ इसमें हम करते हैं एग्जेम्पशन वाली 2.5 लाख। इसमें ये जो थी ये हमारी एग्रीकल्चर, ये हमारी थी एग्रीकल्चर, और ये थी हमारी नॉन एग्रीकल्चर। तो 7 लाख पे टैक्स निकाल लिया। सॉरी हाँ, ये आ गया आपका 6 लाख। इस पे टैक्स निकाला आपने 32,500। स्टेप 3 पे आ जाइए। मजा आ रहा है? ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, थैंक यू यार। ये थोड़ा कलर अच्छा नहीं है, चलो कोई नहीं, अभी बदलते हैं। ये आ गया 50,000। अच्छा इस पे रिबेट मिलेगी नहीं, सॉरी रिबेट मिलेगी क्योंकि 5 लाख तक है ना। तो स्टेप 4 संजना समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम्म। अबे 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 क्या हो गया? अबे अबे, ये जरा चीज कभी कभी देखो ये हो रहा है। क्या पकड़ लिया ये इसने? एक मिनट यार, थोड़ा सा इतना अच्छे से आता नहीं ना। सर एक कलर अच्छा नहीं लगा सर इसको। हाँ मेरे को भी लग रहा है कि इसको कुछ कलर अच्छा नहीं लगा। ये ना
कुछ बटन इसमें लगता है। चलो, अबे क्या हुआ ये? एक मिनट यार, मैं इसको ना एक बार गुस्सा हो गया सर ये आपसे। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। इस कुछ ना कुछ तो ये हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। सर नेक्स्ट स्लाइड करके एक बार चेक कर लो सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई इसकी? ये आ गई इसकी 37,500। चलिए अब कलर फिर बदल देता हूँ, ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, अब बस इस पर हम लगा दो सेस 4% का, तो ये आ जाएगा 1500। तो हमारे नेट फाइनल टैक्स कितना आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया सबको? बताइए। यस सर। हाँ जी बच्चों, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे अब आप करके दिखाओ मेरे को। इलस्ट्रेशन नंबर 12.2, पेज
366 पे चलो आप करो अब जल्दी से। अभी करे शुरू किसने किया? हो रहा है? सर वो 60 वाला भी उसी में आएगा ना, 3 लाख वाली में? 60 से ऊपर तो नहीं होता ना वो? नहीं 60 होते ही 3 लाख हो जाता है। नहीं ठीक है ठीक है। तो सर इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो कुछ टैक्स आएगा ही नहीं ना बिल्कुल लाइबिलिटी? सर, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में टैक्स निल हो जाएगा, क्योंकि 60 इयर्स का है तो 270 3 लाख तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट से करेंगे। कराओ कि करोगे, खुद करोगे? समझना हो रहा है? पूर्वा, हेलो, हाँ जी मैम। जैसे सर सर हाँ बोलो बेटा। इसमें जो रिबेट देंगे वो हम 3,80,000 के हिसाब से देंगे ना? हाँ जी, मतलब जो 3,80,000 पे टैक्स आएगा वही रिबेट हो जाएगी? 380 पे नहीं सर, आपने टैक्स निकाल लिया 1 - 2 करके, यस सर। बस वो उसमें से 12,500 की मैक्सिमम रिबेट दोगे। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट ही देंगे इसमें हम? हाँ नहीं मतलब जितने, अगर टैक्स 12,500 से ज्यादा है तो 12,500। अच्छा नहीं सर, मतलब नॉर्मल के केस में कंपेयर कर रहे हो कि अगर हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5 लाख है तो 3,80,000 पे जो टैक्स निकलेगा वो माइनस नहीं होगा? नहीं ऐसे नहीं, आपका 1 - 2 करके जो टैक्स आया, अगर वो 12,500 से कम का है तो उतना टैक्स माइनस कर दो, और अगर वो 12,500 से ज्यादा है तो 12,500 माइनस कर दो। ओके सर। रिबेट तभी दोगे अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख तक। हो गया सबका? चलिए बच्चों, अब एक बार आ जाइए, थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि मेरे को भी टॉपिक भी करवाना है। अब आइए आप जल्दी से पेज नंबर 546 पे, क्वेश्चन नंबर 95 करिए जल्दी से, अभी करिए, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 96, जो भी डाउट आए पूछ लीजिएगा। 97, 99 एंड 100, पांचों जल्दी से करो। अभी जैसे जैसे होते रहे बताते रहिएगा मेरे को।
ये सर 95 में इसको 80 टीटी ए मिलेगी या बी? कौन कितने साल का है सर? 50 60 से ज्यादा का है ना, टीटीबी मिलेगी ना। अच्छा ठीक। कितने हो गए सबका? ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका। नो सर। जल्दी करो। 95 95 करो जल्दी से। हो गया बच्चों? सर 96 में इसकी एज तो दे नहीं रखी। तो आप 60 से कम मानो। अच्छा जान ही दे रखे, 60 से कम लेंगे। बिल्कुल।
आर्यन कितने हो गए? सर 96 स्टार्ट करा है। वेरी गुड, करो। ये 80G वाली इसकी डिडक्शन बता दो 100 में। इसमें मतलब जैसे इसकी है, एक तो डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 20,000। हाँ, आइए हम एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है, इस पे 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। इनकम फ्रॉम पार्शली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर। पहले मेरे को लिखने देना, आप अभी मत लिखना। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, देखो मान लो ये मेरा एक फार्म है। इस फार्म में मैंने पोटैटो उगाए, ठीक है जी, ये पोटैटो उगाए मैंने। अब इस पे मेरी कॉस्ट लगी 2 लाख रुपीस। ये मेरा पोटैटो का फार्म है। फिर मेरी यहाँ पे एक फैक्ट्री है जहां पे मैं वेफर्स बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन पोटैटोज को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ और इन यहाँ पे वेफर्स बनते हैं और उनको मैं बेचता हूँ मार्केट में, लेट अस अज्यूम 12 लाख का। अब क्या हो रहा है इसमें देखा जाए तो ये जो है हमारा, ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है और ये जो है हमारा, ये नॉन एग्रीकल्चर है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम देखेंगे कि इसमें इसकी जो मेरी कॉस्ट लगी है, पोटैटो जो उगाने की कॉस्ट लगी है, उसका कितना इसमें उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है। लेट अस अज्यूम कि अगर मैं इस पोटैटो को बाहर बेचता तो मैं इस पोटैटो को बेच पाता 5 लाख का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी, 5 लाख का ये पोटैटो बिक सकते थे, माइनस 2 लाख की कॉस्ट, तो 3 लाख की हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मानी जाएगी। और हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाएगी, इसकी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कितनी हो गई फिर 5 लाख। हम ये देख लेंगे कि हमने बाहर से पोटैटो खरीदे हैं 5 लाख और हम उसको 12 लाख का बेचते हैं, तो 12 लाख सेलिंग प्राइस माइनस 5 लाख, 7 लाख की हमारी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। और फिर हम इसको पार्शली इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया बच्चों ये चीज? सर ये किस केस में करेंगे हम? केस में करेंगे जब हम खुद ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करें और उस चीज से खुद नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करें। जैसे हमने शुगर उगाई और शुगर से शुगर केन बना दी, सॉरी शुगर केन से शुगर बना दी, हमने शुगर केन्स ग्रो किए और उससे हमने शुगर बना के सेल कर दिए, तब करेंगे। तो इसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें हमें कॉस्ट, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उससे कॉस्ट हम माइनस देखेंगे कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। अगर हम पोटैटो को वेफर्स में नहीं कन्वर्ट करते तो हम उसको कितने का बेच पाते हैं। अच्छा, तो वो जिसमें 5 लाख है तो उसको कॉस्ट से माइनस कर देंगे और जो हमारे मार्केट प्राइस है वो हम उसकी अपनी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की कॉस्ट ले लेंगे। अच्छा ठीक है सर ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। तो ये 2 लाख क्यों नहीं हुआ? वैसे कॉस्ट तो 2 लाख थी ना, अगर मेरा ही फार्म है और मैं अपने 2 लाख थी ना, लेकिन वही ना, तो फिर अब इनकम टैक्स तो अपना देखेगा कि उसको क्या किया, उसको कुछ को एग्रीकल्चर में डिवाइड कर दिया, कुछ को नॉन एग्रीकल्चर में। मतलब इसको बेसिकली 2 बिजनेस ट्रांजैक्शन मान ली। हम ये नहीं मान रहे कि हमने एक ही बंदे जने ने की, मान लो 2 जने अलग अलग कर रहे हैं इसको, इस तरीके से मान लो। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये देखो, ये अभी लिखेंगे, अभी लिखवाता हूँ। 3 चीजों के केस में हमें इतना झंझट नहीं पालते और हम सीधा क्या कर देते हैं। जैसे 3 चीजों के केस में टी में क्या करते हैं हम, अगर हम टी लीव से टी बना रहे हैं तो हम ये इतना झंझट नहीं करते। हम सीधा क्या करते हैं, जो फाइनली हमारा सेलिंग प्राइस आया टी बेच के हम उसका 60% एग्रीकल्चर मान लेते हैं। टी के केस में ना हम इतना झंझट नहीं करते, जो फाइनली टी बेच के हमारे पास आया पैसा हम उसका 60% एग्रीकल्चर मान लेते हैं।
और 40% बिजनेस मान लेते हैं। मान लो जैसे टी लीव्स उगाई, फिर उससे टी बनाई, और फाइनल जो टी बिकी वो 10 करोड़ की बिकी, 10 लाख की बिकी, तो उसका 60% 6 लाख एग्रीकल्चर माना जाएगा और 40% क्या माना जाएगा, हमारा बिजनेस इनकम। ये हो गया पहला। अब आ जाओ कॉफी के केस, रबड़ के केस में आ जाओ। पहले चलो कॉफी ले लेते हैं। कॉफी के केस में हम क्या करते हैं, अगर हम कॉफी बीन से कॉफी बना रहे हैं तो कॉफी के केस में हम 40%, 25% जो है हम बिजनेस इनकम मानते हैं और 75% हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। और थर्ड होता है हमारा रबड़। तीन चीजों के केस में हमारा ये चलता है। रबड़ के केस में हम 60, इसका हम लेते हैं 65% हम एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं और 35% हम बिजनेस इनकम मानते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज है, जैसे मैंने आपको पोटैटो का एग्जांपल दिया, तो हम ये नहीं करेंगे, हम जो हमने पूरा भी सिस्टम समझाया था आपको वो करें। इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आप हेडिंग दीजिए, इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस। इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस। बेटा अपने डायग्राम बना लो, उसके नीचे कुछ लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा मैं, आप ये डायग्राम बना लो, जैसे ये पोटैटोज वाला जो मैंने बनवाया। चलिए लिखना शुरू करिए अब। सर 1 मिनट। लिख बोलूं? लिखिए, an SSC may have composite business income. An SSC may have composite business income which is partially agriculture and partially non-agriculture. For example, XYZ Limited grows potatoes and further processes its produce and further processes its produce to sell them as wafers. In this case, the company has composite income in this case the company has composite income that is from agriculture and from business. Full stop. The composite income has to be disintegrated amongst agriculture income and non-agriculture income. Next paragraph से लिखिए, however, in the case of the following assets, in the case of the following assets,
this disintegration is not done. This disintegration is not done. अब आप आइए पेज नंबर, इसके आगे लिखिए रीड फ्रॉम, और मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। रीड फ्रॉम पेज नंबर 365 पे आ जाइए, हम रीड भी करते रहेंगे। पहले अपने अपने नोट्स में ना ये हेडिंग दे दीजिए, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर सेक्शन 7A। देखिए रीड करते हैं, इनकम derived फ्रॉम द सेल ऑफ कॉन्ट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स और सीनेक्स और लेटेक्स बेस्ड ऑन सच, पता नहीं क्या क्या जो भी लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, आगे चलते सीधा। in India by the seller in India shall be computed as if it were income derived from business, and 35% of the income shall be tax liable to tax। तो 35% इसका बिजनेस इनकम माना जाता है और 65% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। सेकंड, आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं। सेकंड लिखेंगे इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। बेटा इसमें ना दो चीजें होती है, सेक्शन नंबर 7B। बेटा ये ना थोड़ा सा देखो, हम तो कॉफी पी लेते हैं, हमें पता ही नहीं होती चिकोरी पिकोरी पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं अगर इसमें देखो इनकम फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्यूरेटेड बाय द सेलर shall be computed as it is derived from business, and 25% of the such income will be liable to tax। नेक्स्ट लाइन में देखिए, if the income is derived from sale of coffee grown, cured, roasted, grounded by the seller। मतलब दो वर्ड्स बढ़ गए, पहले में grown and cured है, दूसरे में roasted हो गए, grounded हो गए, and with or without the use of chicory etc, then 40% will be the income will be liable to tax। अब इतना मुझे नहीं पता चिकोरी चुकोरी क्या होता है, तो दो है, अगर रोस्टेड हो रहा है तो 40% विल बी बिजनेस इनकम, एंड नॉन रोस्टेड है तो 25% विल बी बिजनेस इनकम। आई होप आपको समझ आ गया, और ये चीज मुझे तो नहीं समझ आई, ये चिकोरी चुकोरी क्या होता है। और थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। सर रबर वाले में 35 वाली बिजनेस इनकम है ना? सब में बिजनेस इनकम की परसेंटेज लिख रहे हैं। ठीक। रूल 8 मैंने इसकी इसलिए नहीं लिखी, चलो मैं लिख देता हूँ उसकी भी। इसकी क्या क्या हो गई, इसकी हो गई आपकी ना कॉफी की हो गई 25% एंड 40% और 40, और इसकी हो गई हमारी सर 60%। तो ये तीन सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, और इसकी परसेंटेजेस भी आपको याद करनी पड़ेगी। इस पे एक ही क्वेश्चन है, वो हम करते हैं पेज नंबर आ जाइए बच्चों 548 पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ, पेज 548 क्वेश्चन 98। देखो क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया 1 लाख, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, ये एग्जेम्प्ट होता है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। देखो हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000, सर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। बेटा कल करेंगे। अच्छा। अब देखो बिजनेस इनकम ले लेते हैं, पीजीबीपी लिख देता हूं ना इसको। तो पीजीबीपी कितना हो गया, 1 लाख का 60% है ना, सॉरी 40%। तो मैंने 60 लिखा था 40 लिखा था उस पे? सर 60 लिखा था आपने। 60 लिखा था ना, 40 करना है उसको। मतलब बिजनेस इनकम 40 है और एग्रीकल्चर 60। इसको मैंने 60 लिख दिया ना यहाँ पे।
तो इसमें बिजनेस इनकम 40% है। हाँ 40। ये आ गया हमारी पीजीबीपी की आ गई, कितनी आ गई 40,000। अच्छा, इसमें फिर इन्होंने नेशनल रिलीफ फंड है, ₹40,000। अब ये तो हमारी लेस देन 250 हो गई, तो नो टैक्स। बताइए समझ में आई बच्चों ये बात? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो और बताओ मुझको। सर अगर इसमें जैसे कि इसकी ये जैसे 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख होती है इनकम, हाँ तो उस केस में मतलब ये जो हमारा बाकी का जो 60,000 बचा है उसका पीजीबीपी का, उसको हम एग्रीकल्चर मान लेते फिर। हाँ, अच्छा हाँ, इसमें लिख देता हूँ मैं साइड में। हाँ, अब मतलब अगर ये एग्रीकल्चर तो है ही, वो तो एग्रीकल्चर तो है ही इसमें, यहाँ लिख दो ना इसको। ये एग्रीकल्चर इनकम तो है ही इसकी 60,000। अब अगर ये हमारा 2.5 लाख से ज्यादा आ जाता तो हम अपनी वो करते पार्शियल इंटीग्रेशन। यस और नो? ठीक है सर। अब बच्चों हो गया सबका, कोई डाउट तो नहीं आपके मन में? नो सर। अब बच्चों देखिए, आप एक बार अपने बुक के इंडेक्स पे आएंगे, अगर बस 2 मिनट और लूंगा। कुणाल ने भी आज क्लास अटेंड कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। बेटा आप लोगों को चैप्टर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन, ये आपको खुद पढ़ना है। मतलब अब तो देखो आपका यार ओपन बुक टेस्ट है, तो थोड़ा रीड जरूर कर लेना, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक बैठ जाओ। और चैप्टर जो 3 है आपका, ये आपको खुद पढ़ना है, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, ये आप थ्योरी चैप्टर्स है, आपको रीड करने हैं। अब देखिए हमारा बीकॉम पास का तो बेटा एक चीज संजना, आप मुझे एक बार अपना सिलेबस भेज देना। मेरे को जितना पता है उसके में आपके में बस आपका खत्म हो गया, आपके में नहीं बचा अब कुछ। Yes, sir. एक बार मुझे सिलेबस भेज देना जरूर ठीक है संजना, ठीक है? जी। अब देखो बच्चों, अब हमारा जो बचा है, 2 चीजें बची है। एक हमारा बचा है असेसमेंट ऑफ फर्म्स, क्योंकि इसका क्वेश्चन आते ही आता है, विदाउट डाउट है, मतलब 100% कह लीजिए ये आएगा, ये हम करेंगे। और एक बचा है लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये ना मैं आपके बुक में कम है इसमें केसेस, मैं आपको देखूंगा या तो बुक से ही करेंगे या फिर मैं आपको ना अलग से इसके एक नोट दूंगा इसमें। सॉरी सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें क्या है कि कुछ केसेस है जो हमारे बहुत ज्यादा अच्छे केसेस है, वो हमें पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब ऐसा है बच्चों, मैं आपकी क्लास कल ले रहा हूं, कल हम ये चैप्टर करेंगे। कल हम आपकी क्लास लेंगे, क्योंकि इस ये हमारा हो गया, मतलब मैं चाह रहा था कि एक बार सारा खत्म हो जाए, उसके बाद कल 10th है आपका एग्जाम, तो 12th को है जिसका उसका भी केस एग्जाम है, पीटीपी का भी, वो भी 12th को है, तो कल हम खत्म कर देंगे। कल हम अपनी क्लास रखते हैं, हाँ 4 o'clock, 4 to 5:30 कल मैं आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, कल है 10th दिसंबर, और कल मैं आपकी 4 to 5:30 तक क्लास लूंगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये खत्म करा दूं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत है, मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगा। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। क्लियर है सबको? सर मेरा कुछ रह गया या मेरा सब कुछ खत्म है अब? सर आपका बस आप इतना ही कर लो, आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाओगे और शायद ज्यादा नंबर मिल जाए आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं और कल मिलते हैं 4 o'clock। हाँ थैंक यू यार आर्यन, देख तू ही है मेरा सच्चा बच्चा जो रिप्लाई करता है। सब बच्चे तो ऐसे बैठे हैं जिसको क्या कहते थे, वो जो होता है ना गणेश जी के चूहे, तो कुछ नहीं बोलना बस बैठे हैं। अरे भैया हाथ बात तो उठा दो, निमेश ठीक है, संजना नो कोई नहीं। चलो यार, ओ पूर्वा का फाइनली एप्रिसिएशन, ओके। और कुणाल तो भाग गया शादी में, ठीक है थैंक यू अंकित यार। चलो बच्चों, अब यार एक बार मेरे कहने से एक बार तो यार कर दो ना यार, एक बार सब वीडियोस ऑन कर लो ना। एक नहीं भाग ही गए, अरे कर लो यार। नहीं नहीं, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल 4 बजे, बाय बाय। बाय सर, बाय।